देखिए कल हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे बेटा, उसमें हम देखेंगे कि आपके एक चीज रही थी शायद दंत सूत्र। ठीक है, ये रहा था शायद, और तो कुछ रहा नहीं था। हम लिखते हैं यहाँ पर दंत सूत्र। ठीक है भाई, दिख रहा है यहाँ तक तो ठीक है। दंत सूत्र की बात करेंगे। आज तो क्लियर दिख रहा है ना, कल की तरह नहीं दिख रहा ना, कल थोड़ी सी समस्या आ गई थी बेटा, आज बड़े दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दंत सूत्र की बात करेंगे। दंत सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, पहले बेटा हम ये याद रखते हैं कि जो ऊपरी जो जबड़ा है हमारा, जैसे ये इस तरह से हम बनाते हैं, ये हमारा ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये बटा का चिन्ह लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, बटे का चिन्ह लगा दो। इस तरह से हमारा ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाए बीच में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं दंत सूत्र को अपन, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर ऊपरी जबड़े के अर्धांश में, मैं कहूं जब आप लिखना शुरू कर देना, दांतों की संख्या। ठीक है, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, यहां से थोड़ी सी ये चीज है, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में हमने लिखा है दांतों की संख्या, है ना, ये तो हमने लिख दिया। ऐसा कैसा है, नीचे लिख देंगे निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, इंटू लगा देंगे 2। ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या लिख देंगे और निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या लिख देंगे। अब दांत हमारे एक तरह का तो है नहीं कि भाई एक ही तरह का दांत हो तो एक तरह का दांत यहाँ पे लिख दिया जाए। हमारे दांत कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, एक 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा, 4 प्रकार के। तो हम कैसे लिखते हैं सूत्र को, हम लिखते हैं ICPM, हम ऐसे लिखते हैं ICPM। ठीक है ना, इस तरह से, और लिखते हैं हम M बटा, फिर वही लिखते हैं ICPM बटा, और इंटू 2 लगा देता है। दंत सूत्र लिख रहे हैं, दंत सूत्र लिखना सीख जाना है आप लोगों को, ये फॉर्मूला होता है हमारे दंत सूत्र का। ठीक है, दंत सूत्र का फॉर्मूला इस तरह से हम लिखते हैं ICPM। ठीक है, अब इन चीजों को हम लिखते जाते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम लिखते जाते हैं और हम बात करते हैं। देखिए ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, दंत सूत्र कल तो मैंने बता ही दिया था आपको थोड़ा सा, तो ठीक है, कल थोड़ी सी बात हमने करी थी केवल इसके बारे में, और ज्यादा हमने बात नहीं करी थी। तो बेटा ICPM लिखेंगे, आई का मतलब इंसिजर लिखेंगे, सी का मतलब क्या लिखेंगे हम, केनाइन लिखेंगे, PM का मतलब लिखेंगे प्रीमोलर, अर्थात हमारे अग्रचवर्णक लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम M, यानी हमारे मोलर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंटू 2। फिर नीचे वही निचले जबड़े की बात करेंगे, निचले जबड़े में ऐसे लिख देंगे इस तरीके से। तो बेटा हम कैसे सूत्र लिखते हैं, तो पहले हम यहाँ पे नंबर 1 डाल के मैं टॉपिक ये डाल देता हूँ किसका सूत्र लिखेंगे पहले। ठीक है, पहले हम सबसे पहले जो सूत्र लिखेंगे वो लिखेंगे वयस्क का दंत सूत्र। वयस्क व्यक्ति जो होता है उसका दंत सूत्र क्या होता है, वयस्क का दंत सूत्र। तो वयस्क में मैंने कल आपको एक सारणी बनाई थी ना, उस सारणी से आप समझिए, है ना। तो दंत सूत्र में आए इंसिजर कितने थे भाई, कल अपन ने सारणी बनाई थी, वयस्क का दंत सूत्र होता है। तो हमने लिखा था कि जो ऊपरी जबड़ा जो होता है, ठीक है ना, जबड़े की बात करते हैं तो तो याद होगा आप लोगों को कौन सा होता है, बताइए दंत सूत्र, किसी को याद हो तो बोलिए जल्दी। ठीक है, बोलिए, किसी को याद हो तो बोलिए। यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे ये अर्धांश होता है, अर्धांश, पूरा अर्धांश की बात करेंगे तो 2 तो इधर होंगे बेटा, 2 इधर होंगे। तो हम बात करें, हमारे दांतों की बात करें, अर्धांश की बात करेंगे, तो चलो इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूँ मैं, देखिए इस तरह से बनाता हूँ, आप समझ जाओगे। ये यहाँ से मैं 2 भाग कर देता हूँ, ठीक है, इंटू 2 करना है ना, तो यहाँ पे एक दांत तो ये और एक दांत ये, तो 2 हो गए ना बेटा, कितने हो गए, ये इंसिजर हो गए, क्या हो गए ये इंसिजर। इंसिजर लिख देंगे यहाँ पे 2, कितने लिख देंगे 2, बटे का चिन्ह लगा देंगे, कोई सवाल जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं है। फिर K9 कितना होगा, यहाँ पर इस जगह पे हमारे एक, इधर एक K9 इधर होगा, तो 1 लिख देंगे।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मोलर की, प्री मोलर कितने होंगे, ठीक है। प्री मोलर एक साइड पे कितने होते हैं हमारे पास, है ना, 3 होते हैं, ठीक है ना, 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2, एक मोलर इधर एक मोलर इधर, तो ये हमने लिख लिया केनाई और ये लिख दिया पीएम, ठीक है, ये लिख दिया हमने पीएम। पीएम लिख दो, कितने हो गए, 2, कितने हो गए, 2। अब आगे और बढ़ाओ, हमारे जैसे हमारे मुंह के अंदर जाएंगे, यहाँ इस जगह पे दांत होते हैं, अंदर अंदर वाले दांत, तो अंदर अंदर वाले दांतों को लिख दो, ये होते हैं हमारे इस तरह से 1 2 और 3, तो ये 3 हो गए। और फिर लगा दो यहाँ पे, ऐसे कैसे नीचे भी होते हैं 21 23 इंटू 2। अब ऐसा नहीं है कि कोई पेपर में आप सवाल करो इस तरह से काट दो, 21 23 कटा बचा 2, ऐसा नहीं, है ना, ऐसा हमको नहीं करना है, ऐसे काटेंगे नहीं इनको। तो ये वयस्क का दंत सूत्र हो गया, तो 21 23 बटा 21 23 याद रख लेना। एक दंत सूत्र आपके काम आता है बच्चों का दंत सूत्र, सेकंड वाला काम आता है बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र ही बोलते हैं अस्थाई दांत या अस्थाई दांत का दंत सूत्र, अस्थाई दांत का दंत सूत्र हम लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा बेटा, तो देखिए आप वही लिखिए, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले वो लिखोगे, ये निशान खींचोगे, इंसिजर कितने होते हैं बच्चे में, कल मैंने सारणी बताई थी आप लोगों को, एक अर्धांश में कितने होते हैं, एक अर्धांश में 4 होते हैं, एक तरह से आधे भाग में, तो अर्धांश की बात करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे आधा अंश, ऊपरी जबड़े का आधा अंश, तो वही बात करेंगे, बच्चे में भी कितने होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे बच्चे में, 2। बच्चा भी काटता है, बच्चे के भी केनाइन, बच्चे का भी एक केनाइन होता है, लेकिन बच्चे में बेटा ये मोलर एब्सेंट होते हैं, प्री मोलर टोटली एब्सेंट इन द चाइल्ड, है ना, प्रत्येक बच्चे में क्या होता है, प्री मोलर एब्सेंट होते हैं, याद रखेना आप लोग, तो 0 लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 0, अब ये होनी है 21 0, और ऐसे भी याद रख सकते हो आप 21 0 2, क्या याद रखोगे 21 0 2, और यहाँ पे ये जोड़ का निशान है, इनके बीच में कौन सा निशान है, ये गुणा का निशान नहीं कि यहाँ गुणा है, तो ये प्लस है, इनको जोड़ के लिखोगे ना, आप आगे भी हल करके बताऊंगा आपको, 21 02 और इंटू लगा दो 2। अब देखो अगर आप हल करना चाहो आगे तो कैसे हल होगा, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है, ये 8, इधर 2, इधर भी कितना हो गया 8 इंटू 2, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, तो 16 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 32, ये ऐसे आता है। और इधर भी हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूना 10, इधर भी जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूना 10, 10 प्लस 10 बराबर 20, ऐसे आता है ये दंत सूत्र, है ना। इस तरीके से इस दंत सूत्र को हम करते हैं, बिल्कुल क्लियर, याद रखिए इस चीज, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट है कि इसमें बताइए दोनों दंत सूत्रों में, नहीं ना डाउट किसी को भी, तो ऐसे कैसे आप लोग इनको उतार लीजिए, कल मैं यहाँ से लेके थे, कल मैं नोट्स भी करा रहा हूँ, साथ साथ में आप लोगों को नोट लिखा रहा हूँ, तो बेटा साथ ही साथ में इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, ऐसा कैसा ही नोट कर लीजिए बस केवल, और नोट करते ही यस बोल लिख देना इसमें फटाफट, ठीक है, ऐसा कैसा लिख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आज तो बढ़िया दिख रहा होगा आप लोगों को, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, कल थोड़ी सी समस्या आ गई थी बेटा। छह बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चा लिख ले, हाँ 5 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, जो लिख ले वो यस बोल देना और फिर जाएगा।
3 में लिख लिया चलो। चलो लिख लिया सभी ने, मिटा देता हूं इसको मैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा अब आगे दांत की संरचना की। आगे हम बात करते हैं दंत की संरचना। हेडिंग डालो आप लोग यहां पर, दंत की संरचना। ठीक है, दंत की संरचना दिख रहा है थोड़ा सा, दंत की संरचना हेडिंग डाल लीजिए। तो देखो बेटा अपनी दांत की संरचना अगर हम देखें तो हमारी दांत की संरचना में हमें सबसे बाहर एक चीज दिखाई देती है, सबसे बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, सबसे बाहर की तरफ हमें एक चीज नजर आएगी, देखना। हमारे दांत को अगर हम सबसे बाहर की तरफ से देखें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। सबसे बाहर की तरफ ये तीखा दांत बनाया मैंने, एक इसका बनाया है। ठीक है, तो सबसे बाहर जो हमें एक कठोर सा आवरण नजर आता है बेटा, सबसे बाहर हमारे दांत में जो सबसे कठोर सा आवरण नजर आएगा, तो सबसे कठोर से आवरण को हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। एक एक करके इनके बारे में चर्चा भी करेंगे, पहले आप डायग्राम को समझिए। सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं। ठीक है, हमारे दांत में सबसे बाहर का जो आवरण पाया जाता है उस सबसे बाहर के आवरण को हम नाम देते हैं इनेमल। ठीक है, इनेमल के अंदर की बात हम करते हैं तो एक यहाँ पर इस दांत के अंदर एक खाली जगह पाई जाती है, उस खाली जगह के बारे में भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर एक खाली जगह मिलती है, पहले इसके बारे में भी हम बात करते हैं। आसपास देखिए बेटा, यहाँ पर एक मसूड़ा मिलता है, क्या मिलता है हमें, इस तरह से हमें बाहर की तरफ क्या मिलता है, मसूड़ा मिलता है। इस तरह से यहाँ से बनाएंगे अभी इसको। ये हम मसूड़ा बना रहे हैं, देखिए। तो हमारा दांत जो होता है वो पूरा का पूरा किसके अंदर बंद रहता है बेटा, मसूड़े के अंदर बंद रहता है। किसके अंदर बंद रहता है, मसूड़े के अंदर बंद रहता है। और मसूड़े के बाहर एक आवरण होता है अस्थियों का, इस तरह से। ये मसूड़ा मैंने लिखा नहीं अभी, इसको करते हैं कलर। ये दांत के चारों तरफ क्या है, हमारा मसूड़ा है, ये है ये मसूड़ा। ठीक है, ये पूरा मसूड़े के अंदर बंद है, इसको हम कहते हैं मसूड़ा। आप सभी जानते हो, हमारा दांत होता है, उस दांत के बाहर की तरफ हमें मसूड़ा नजर आता है। ठीक है, मसूड़ा हमने बना दिया। और मसूड़े के बाहर थोड़ा, ये तो ऊपर की बात होगी, ये तो केवल हमको दिखाई देता है, यहाँ का दांत हमें दिखाई देता है केवल, अंदर का थोड़ी दिखाई देता है हमको। तो बेटा अंदर का जो हिस्सा है, तो अंदर का हिस्सा हम देखते हैं यहाँ पर। अंदर का हिस्सा जो बाहर, जो इसको हम बोलते हैं सीमेंट। क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा है उसको हम सीमेंट कहते हैं। अभी एक एक करके इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इन सीमेंट के बीच में यहाँ एक खाली जगह है, इस खाली जगह को हम एक नाम दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पल्प गुहा। क्या कहते हैं, पल्प गुहा। ठीक है,
दांतों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं हम क्या, पल्प गुहा कहते हैं। और इस पल्प गुहा की बात करी हमने, और पल्प गुहा के अंदर यहाँ से जहां से हमारा दांत का निर्माण हो रहा है उस जगह को हम कहते हैं डेंटिन। ये हमारी पल्प गुहा, सॉरी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक खिंच गया, तो ये खाली जगह होती है। अंदर दांत के अंदर छेद होता है, आप भी देखना आपके दांतों के अंदर क्या होता है, एक छेद होता है, उस छेद के छेद से जुड़ा रहता है। तो ये पल्प गुहा हो गए, और इसके बाहर इसके आसपास एक आवरण होता है पदार्थ का, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, जिसको हम डेंटिन कहते हैं। ये हरे कलर से बना देता हूं। तो जो इनेमल के नीचे का आवरण होता है, उस इनेमल के नीचे का आवरण को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेंटिन। उसको हम क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। ठीक है, वीडियो कुछ अटक रहा है शायद, ऐसा लग रहा है, अटक रहा है क्या, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है नेट की, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए, रहा है ना भी थोड़ा, क्या है कि आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा किसी जगह अटक रहा होगा। आज क्या है, थोड़ा सा जो है ना 3G और 4G नेटवर्क बार बार कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप इसको चित्र को बाद में बना लेंगे अपन। एक काम करिए, आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, दांत की संरचना डाल ली आपने ऐसे हेडिंग, ठीक है ना, साथ में आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, हमारे दांत के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ साथ में लिख भी रहा हूँ ताकि आपको अटक जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लिखिए आप मेरे साथ में, प्रत्येक दांत, प्रत्येक दांत 3 भागों से मिलकर बनता है। प्रत्येक दांत 3 भागों से मिलकर बनता है। लिख लीजिए आप लोग, प्रत्येक दांत 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला भाग जो है उसका नाम होता है शिखर। पहला भाग जो है उसका नाम है शिखर, मेरे साथ साथ लिखते जाना। पहला भाग है शिखर। शिखर में लिखना, यह मसूड़े से बाहर निकला, यह मसूड़े से बाहर निकला भाग होता है। यह मसूड़े से बाहर निकला भाग होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, शिखर की। दूसरा भाग होता है ग्रीवा। यह मसूड़े में स्थित, दूसरा भाग होता है गिरवा, यह मसूड़े में स्थित भाग होता है। यह मसूड़े में स्थित भाग होता है। यह मसूड़े में स्थित भाग होता है। ठीक है, ये मसूड़े में स्थित भाग होता है। फिर लिखना आगे नंबर 3, शिखर, ग्रीवा, और अगला आता है जड़। शिखर, गिरवा और जड़। यह तो हमारी 32 होती है ना, 32, उस 32 के अंदर 10वां भाग होता है गड्ढा, जो होता है लास्ट वाला फाइनल। ठीक है, यह जबड़े की अस्थि में, यह जबड़े की अस्थि में धसा भाग होता है। ये जबड़े की अस्थि में धसा भाग होता है। लिख लीजिए, जबड़े की अस्थि में धसा भाग होता है। अब यहां से आप देखना, आगे भी डायग्राम बताऊं आप लोगों को। आगे क्या करना है, यहां से इसके बाद
इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी अंदर की गुहा है, इस गुहा में बहुत सारी रक्त वाहिनियां निकल घुसी रहती है ना, इसके अंदर से। तो इनको हम कहते हैं रक्त वाहिनियां। क्या ये रक्त वाहिनियां, तो बहुत सारी रक्त वाहिनियां इसके अंदर प्रवेश करती है, और कुछ मात्रा में यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊंगा वैसे इसके अंदर क्या क्या है, तंत्रिकाएं भी होती है, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं। और बेटा आपको पता है ना हमारी रक्त वाहिनियां कौन कौन सी है? हमारी रक्त वाहिनियां एक तो होती है बेटा शिरा, एक होती है बेटा धमनी, और एक क्या होती है लसिका। शिरा होती है, धमनी होती है, और फिर क्या होती है लसिका होती है। तो ये हमारी रक्त वाहिनियां, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, और यहाँ से लास्ट में जो फाइनली इस तरह से दांत जो है इसका स्ट्रक्चर एंड तक आता है, तो ये मैं बदलता हूँ, इसको पूरा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये सीमेंट अस्थि बोल दीजिए आप लोग इस तरह से, और लास्ट में जो है ये जड़ भाग होता है। ये नीचे वाला भाग क्या है, जड़। अगर हम इसको देखना चाहे तो इस तरह से आप देखोगे, ऊपर वाला भाग तो है ना ये पूरा ही भाग, ये बेटा ये तो शिखर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शिखर। ये यहाँ वाला भाग जो है दिख रहा है, यहाँ वाला भाग क्या कहलाएगा, ग्रीवा। दिख रहा है किधर वाला, थोड़ा सा ग्रीवा, हाँ दिख रहा है, चलो ये भाग क्या है, ग्रीवा है। और नीचे वाला भाग जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से ये जड़ है। कौन सा भाग है, जड़। तो मैंने आपको तीन भाग बताए हैं। कितने भाग बताए हैं, तीन भाग बताए हैं, वो होता है, ठीक है। तो बेटा ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम बनाने में अपन टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप आराम से जगह छोड़ के बनाते रहना, क्योंकि ऑनलाइन है तो अपन कम समय में ज्यादा पढ़े। डायग्राम भी बना लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आसान सा डायग्राम है, मैं भेजूंगा आपकी। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने ये दांत के भाग लिख लेना, अब आगे लिखिए, नेक्स्ट अगली लाइन से लिखना है। अगली लाइन से लिखना आप लोग, लिखिए दांत का शिखर लिखिए दांत का शिखर। मैं एयरफोन लगाता हूं ताकि आपका आवाज बढ़े आएगी, ठीक है। दांत का शिखर एक मोटे, दांत का शिखर एक मोटे सफेद चमकदार, दांत का शिखर एक मोटे सफेद चमकदार, सफेद चमकदार तथा अत्यंत कठोर भाग, दांत का शिखर एक सफेद मोटे चमकदार तथा अत्यंत कठोर, तथा अत्यंत कठोर आवरण से ढका रहता है, तथा अत्यंत कठोर आवरण से ढका रहता है, ढका रहता है, जिसे शिखर का सॉरी जिसे इनेमल कहा जाता है, जिसे इनेमल कहा जाता है, जिसे इनेमल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है, ठीक है, जिसे इनेमल कहा जाता है। फिर आगे इनेमल में लिखना, यह इनेमल में लिखना है ना, इसी में है ना, शिखर जो मैं लिखा रहा हूं लाइन में, इस लाइन में लिखना, यह कैल्शियम कार्बोनेट, लिखना यहां से, यह CaCO3, इनेमल की बात कर रहा हूं मैं ना, यह कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट CaPO4, कैल्शियम फास्फेट है CaPO4, यह कैल्शियम कार्बोनेट व CaPO4 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट व CaPO4 यानी और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलो लिख लिया, किसी को समस्या हो तो बोल दो।
दोबारा फिर बोल दूंगा। हाँ दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, दोबारा ये बोल देखो, दांत का शिखर है ना, दांत का शिखर एक सफेद, मोटे, चमकदार, दांत का शिखर एक सफेद, मोटे, चमकदार तथा अत्यंत कठोर आवरण, अत्यंत कठोर आवरण से ढका रहता है, अत्यंत कठोर आवरण से ढका रहता है, जिसे इनेमल कहा जाता है, जिसे इनेमल कहा जाता है। एक सेकंड। जिसे इनेमल कहा जाता है। और आगे लिखना इसमें, आगे आपने लिखा था कि यह कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। लिख ले यहां तक, चलो बोल दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे लिखना। आगे हम इसी में लिख रहे हैं, अभी ये शिखर है ना, इसी के पॉइंट चल रहे हैं आगे। एरो लगा के लिखते जाओ आप, 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है इसी में, फिर आप डायग्राम बना सकते हो आराम से। ठीक है, देखिए लिखना है इसमें। इनेमल की परत के नीचे, ये इनेमल था ना, देखो ये इनेमल बनाया मैंने, इस इनेमल के नीचे हरा कलर का मैंने बनाया, ये हरे कलर का है ना। इनेमल की परत के नीचे, इनेमल की परत के नीचे, मनीष ये माइक्रोफोन अपना स्पीकर बंद कर लो ताकि बाहर की आवाज में है। ठीक है, लिखना आगे। इनेमल की परत के नीचे, ठीक है, इनेमल की परत के नीचे एक मोटा, इनेमल की परत के नीचे एक मोटा आवरण होता है, इनेमल की परत के नीचे एक मोटा आवरण होता है, जिसे डेंटिन कहा जाता है। एक आवरण होता है जिसे, ये लिख रखा है मैंने यहाँ, जिसे डेंटिन कहा जाता है। एनिमल की परत के नीचे एक आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं, डेंटिन कहा जाता है। ठीक है, लिखना है इसमें, डेंटिन में, डेंटिन में अनेक तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, डेंटिन में अनेक तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, डेंटिन में अनेक तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, जो संवेदनाओं को, जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। डेंटिन में अनेक तंत्रिकाएं जुड़ी होती है या लगी होती है, जो संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, डेंटिन की। अब डेंटिन के बाद हम चलते हैं आगे, इसके बाद अगली लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, डेंटिन एक खोखली गुहा को, यहाँ देख लीजिए आप डायग्राम में, ये देखो ये बीच में मैंने बना रखा है ना, ये खाली जगह, ये पूरी, ये इस पे देखना, ये खाली जगह है। वैसे मैं इसको मिटा दूं तो एक खाली जगह रहती है, दांत का खोखला भाग। ठीक है, तो लिखना आप, डेंटिन एक खोखली गुहा को घेरे रहता है, ये लिखा था आपने शायद, चलो मैं लिख भी देता हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। डेंटिन एक खोखली गुहा को
घेरे रहता है। डेंटिन एक खोखली गुहा को घेरे रहता है जिसे पल्प गुहा कहते हैं। घेरे रहता है जिसे पल्प गुहा। डेंटिन एक खोखली गुहा को घेरे रहता है जिसे पल्प गुहा कहते हैं। अब इस पल्प गुहा में क्या क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, है ना। एक खोखली गुहा को घेरे रहता है जिसे क्या कहते हैं, पल्प गुहा कहते हैं। ठीक है। अब इस पल्प गुहा में क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। ये खाली जगह हमारा दांत होता है, हमारा दांत होता है, उसके बीच में जो खोखली जगह होती है ना बेटा, उस खोखली जगह में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगली लाइन से लिखिए, इस पल्प गुहा में, इस पल्प गुहा में एक पदार्थ, सॉरी, इस पल्प गुहा में एक द्रव पदार्थ भरा होता है। इस पल्प गुहा में एक द्रव पदार्थ भरा होता है। एक द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे पल्प कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, पल्प। जिसे पल्प कहते हैं। एक द्रव पदार्थ भरा होता है बेटा जिसे हम कहते हैं पल्प। ठीक है, जिसे पल्प कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है और लिखिए आगे। आगे लिखना अगली लाइन से, इस पल्प गुहा में, इस पल्प गुहा में तंत्रिकाएं, इस पल्प गुहा में तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां, इस पल्प गुहा में तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं रक्त वाहिनियां आदि का, तंत्रिकाएं रक्त वाहिनियां आदि का घना जाल होता है। आदि का घना जाल होता है। आदि का घना जाल होता है। ठीक है, आगे फिर लिखना, इस पल्प गुहा के अंदर, इस पल्प गुहा के अंदर, इस पल्प गुहा के अंदर दंत कोशिकाओं का एक, इस पल्प गुहा के अंदर दंत कोशिकाओं का एक दंत कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है। पल्प गुहा के अंदर दंत कोशिकाओं का एक स्तर पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है, फिर लिखना आगे। अगली लाइन से लिखना, दंत का निर्माण करने वाली कोशिका। अगली लाइन से लिखना, दंत का निर्माण, दंत का निर्माण करने वाली कोशिका, दंत का निर्माण करने वाली कोशिका ओडोंटोब्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, ओडोंटोब्लास्ट। दंत का निर्माण करने वाली कोशिका ओडोंटोब्लास्ट कहलाती है। दंत का निर्माण करने वाली कोशिका ओडोंटोब्लास्ट कहलाती है। ठीक है बेटा, तो कोई पीछे नहीं रह गया ना। दंत का निर्माण करने वाली कोशिका ओडोंटोब्लास्ट कहलाती है।
आगे लिखना, अगली लाइन से लिखना। देखो दांत पढ़ रहे हो तो दांत को पूरा पढ़ो, देखो बेटा छोटा मोटा छोड़ छाड़ के कोई भी पढ़ा देगा आप लोगों को, है ना। उसके बाद आप आगे लिखिए, यहां पर मौजूद तंत्रिकाएं, यहां पर ही होती है सारी, यहां पर मौजूद तंत्रिकाएं, यहां पर मौजूद तंत्रिकाएं ऑक्सीजन, यहां पर मौजूद तंत्रिकाएं, सॉरी, यहां पर मौजूद तंत्रिकाएं, ऑक्सीजन मत लिखना, यहां पर मौजूद तंत्रिकाएं संवेदनाओं को, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यहां पर मौजूद तंत्रिकाएं संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। फिर लिखना आगे, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने किसकी, हमारे दांत की संरचना की। संरचना बहुत सारी होती है, ठीक है ना। संरचना के बारे में हम और कुछ लिख सकते हैं, कोई कमी नहीं लिखने में, बहुत सारी चीजें हैं। पर इतनी सारी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, जब आप नीट का या किसी का एग्जाम देने जाओगे, बीएससी नर्सिंग का देने जाओगे, तो वहां पे इस तरह की बातें आपसे पूछी जाएगी। रक्त वाहिनियां भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल पोषण है। और ज्यादा कक्षा 12 में भी है ये वैसे, पर आपके अगले साल नहीं रहेगा, इस साल ही पढ़ना है, ठीक है। डायग्राम बनाने में अपना टाइम नहीं लगाना अपन को, और अपन कुछ आगे चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने बात करी यहाँ पर हमारे दांत की। इस डायग्राम को आप बाद में बना लेना, मैं आपको एक फोटो भेजूंगा, उस फोटो को देख करके बनाना है। आप जगह छोड़ देना थोड़ी सी, इतनी सी जगह छोड़ देना, 4 5 6 7 लाइनों की, फिर बनाना बाद में बेटा, ठीक है। अभी अपन टाइम नहीं लगाएंगे उसमें, क्योंकि क्योंकि साल तो ऐसे ही पीछे चला गया है ना। आगे लिखिए, दांत के बाद अगला स्ट्रक्चर क्या आता है बेटा, जीभ आता है। क्या आता है, जीभ। तो अगली हेडिंग डालिए जीभ, अगली हेडिंग डाल लीजिए जीभ। देखो बेटा, जीभ को पढ़ने से पहले हम एक बात याद रखेंगे कि हमारी जीभ कहाँ पर किस प्रकार से स्थित होती है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए आप लोग, ये हमारी क्या होती है, ऐसे समझिए कि ये हमारी ऊपर एक बोन होती है जिसको बोलते हैं हम हायोड बोन। हमारे अंदर, मुख के अंदर, यहाँ पे ये तो नहीं है, इसके अंदर जो नाक आ रहा है ना, नाक के नीचे एक अस्थि होती है जिसको बोला जाता है बेटा हायोड बोन। पहले समझना, फिर लिखेंगे। क्या बोला जाता है, हायोड बोन कहा जाता है, या हायोड अस्थि कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे कंकाल में यानी खोपड़ी में एक अस्थि होती है मुख गुहा के अंदर, जिसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हायोड अस्थि, ठीक है बेटा। ये हायोड अस्थि है। अब इस हायोड अस्थि से क्या होता है, एक तंतु निकलता है बेटा, उस तंतु का नाम है फ्रेनुलम। 10th में पढ़ा होगा, फ्रेनुलम लिंगुअल, ठीक है। फ्रेनुलम लिंगुअल, उससे एक तंतु निकलता है, फ्रेनुलम लिंगुअल, और उसी से जुड़ी रहती है बेटा हमारी क्या, ये जीभ, उसी से हमारी ये जीभ जुड़ी रहती है। तो याद रखेंगे अपन कि हमारी जीभ क्या होती है, उसकी स्थिति कहाँ होती है। तो हमारी जीभ की जो स्थिति है बेटा, वो स्थिति कहाँ पर है, हमारी जीभ हमारे मुख गुहा के अंदर हमारी हायोड बोन से जुड़ी रहती है। किसके माध्यम से, एक तंतु के माध्यम से, जिसका नाम है फ्रेनुलम लिंगुअल। क्या नाम है, फ्रेनुलम लिंगुअल। एक बार फिर आपसे आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो रचना होती है, वो हमारी हायोड बोन से फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा हमारी मुख गुहा में आगे की ओर लटकी हुई रहती है, ठीक है। इस प्रकार से ये है। तो जीभ बनी का इसकी होती है, वैसे तो जीभ बनती गाय की, ये बात याद रखनी है। तो ये टूटा फूटा सा डायग्राम है, वैसे तो नॉर्मली आप बना लो, इसको बनाओ पहले आप, ऐसा कैसा है, जैसे जीभ आपने हेडिंग डाली ना, तो उसके नीचे आप ये बनाओ पहले, फिर मैं इसमें लिख देता हूँ और भी, क्योंकि चीजों के बारे में तो आप देख सकते हो। थोड़ा और इसको आगे कर लीजिए।
क्योंकि कल फिर बनाना पड़ेगा, तो आप अभी आज पूरा कर लो। कड़वा, यहाँ से मैं कड़वे का ज्ञान मिलेगा, अभी बताऊंगा साइड से। मैं बना रहा हूँ, वैसे बना लीजिए। कड़वा हो गया, खट्टा हो गया, और आगे से कैसा होगा? मीठा। और थोड़ा ऊपर से नमकीन। अभी समझाऊंगा स्वाद के बारे में, आप चित्र पूरा करिए पहले। और बीचों बीच एक गोला बनाओ और वहां लिखिए स्वादहीन। बनाइए आप डायग्राम, बना के फटाफट यस बोल दीजिए। दो। हो गया यस, चलो ठीक है। देखो, जीप के बारे में ज्यादा कुछ अपन को याद नहीं रखना है, डायग्राम आपने बना ही लिया है, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे, आप हेडिंग डाल रखिए आपने जीप, ठीक है। तो लिखना है इसमें जीभ, नीचे लिख लेना जीभ मांसपेशियों का बना, जीभ मांसपेशियों का बना अंग होता है। जीभ मांसपेशियों का बना अंग होता है। जीभ मांसपेशियों का बना अंग होता है। ठीक है, आगे लिखना, जीभ हमारी मुख गुहा में, जीभ हमारी मुख गुहा में, जीभ हमारी मुख गुहा में, जीभ हमारी मुख गुहा में जीभ हमारी मुख गुहा में। क्या हुआ, वीडियो नहीं दिख रहा क्या? जीभ हमारी मुख गुहा में अटक रहा है। चलो एक बार देखता हूँ, नेट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। हाँ, थोड़ी सी नेट की नेट आ रहा है जा रहा है, अभी हो जाएगा ठीक। रुक जाएगा और फटाफट आओ, कोई दिक्कत आते बोल दिया कर मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। जी अब लिखिए, मैं बोर्ड पे भी देख रहा हूँ, यहाँ से लिखना, जीभ हमारे मुख गुहा में एक वलन द्वारा जुड़ा होता है। जीभ हमारी मुख गुहा में एक वलन द्वारा जुड़ा होता है, जिसे
इसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहा जाता है, जिसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहा जाता है, जिसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहा जाता है। ठीक है, जिसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहा जाता है। अगला कार्य लिखिए, इसमें लिखिए, अगली लाइन में लिखना, जीभ के द्वारा भोजन में लार मिलाई जाती है। जीभ के द्वारा भोजन में लार मिलाई जाती है। जीभ के द्वारा भोजन में लार मिलाई जाती है। चलो फिर बोला एक बार, जीभ के द्वारा भोजन में लार मिलाई जाती है। फिर अगला काम लिखिए, अगली लाइन से लिखना, जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं, जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो खट्टे, मीठे, कड़वे, तथा नमकीन का ज्ञान कराती है। खट्टे, मीठे, कड़वे तथा नमकीन का ज्ञान कराती है। नमकीन का ज्ञान कराती है तथा नमकीन का ज्ञान कराती है। ये तो इसका एक काम हो गया, यही मुख्य काम है, और तो कुछ करना काम नहीं है जीभ का। ठीक है, और काम मैं आपको बता देता हूँ केवल नॉर्मली। और क्या काम होता है बेटा जीभ का? जीभ का काम होता है, जीभ अपन जैसे ही खाना खाते हैं, जीभ को जो घुमाते हैं। ठीक है, घुमाने का मतलब क्या हुआ? घुमाने का मतलब ये तो हुआ कि जीभ दांतों की सफाई भी करती है। अगर हम हाथ से कुल्ला करते हैं वो अलग बात है, लेकिन काम तो जीभ का ही है ना बेटा, जीभ ही तो सफाई करती है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको जीभ का स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा रचना है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको आप कहते हो यूला। उसको आप क्या कहते हो? यूला। और याद रखना, आप ये बात मत सोचना बेटा, एक बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, एक बात मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो होता है ना, ठीक है, कोई व्यक्ति जो होता है, याद रखना, उस व्यक्ति को आप बोलते हो कि किसी की जीभ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जन्म से जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, बताओ क्या उनमें जीभ नहीं होती? क्या होती है? जन्म से गूंगे जो व्यक्ति होते हैं बेटा, उनमें जीभ भी होती है। तो आप बताओ, वाणी के केंद्र होते हैं हमारे गले में होते हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं बेटा, यहाँ से वाणी का डिस्टर्बेंस होता है। आवाज यहाँ से नहीं होता, यहाँ से तो थोड़ी बहुत तुतलाने की बात अलग है, लेकिन यहाँ से जो हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं, इस तरह के दो तंतु निकले रहते हैं, वाक तंतु आप जिनको बोलते हो हिंदी में बेटा, वो वोकल कॉर्ड ही क्या करते हैं, हमारे अंदर आवाज को निकालने का काम करते हैं। लेकिन वोकल कॉर्ड भी जंत है आदमी के, वोकल कॉर्ड भी ठीक है, फिर भी नहीं बोल रहा। तो बेटा समस्या कहाँ पर है? समस्या दिमाग में है। कहाँ पर है? दिमाग में है समस्या। वहां पर हमारे जो वाणी केंद्र है, कहाँ पे होते हैं? तुतलाना, जीभ, मेडुला ओब्लांगेटा, मस्तिष्क पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहां बताऊंगा मैं आपको कि किस जगह प्रॉब्लम है बोलने में। जन्म से गूंगा व्यक्ति है, जीभ है, वोकल कॉर्ड भी चेक करा लिए, सब ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं बोल रहा, तो वो बोलेगा नहीं बेटा, कहाँ से? मस्तिष्क से। अगर मस्तिष्क में कुछ खराबी है, मस्तिष्क में वाणी केंद्र उसके विकसित नहीं है, तो फिर व्यक्ति कुछ भी कर लो, कभी भी नहीं बोले। तो इसीलिए
गूंगे व्यक्ति जो होते हैं वो नहीं बोल पाते क्योंकि उनके वाणी के अंदर वहां से नष्ट हो गए। वोकल कॉर्ड तो छोड़ो, अलग बात है, वो तो बाहर की बात है, उसको डॉक्टर ठीक भी कर सकता है, लेकिन मस्तिष्क की बीमारी को ठीक नहीं करेगा। जन्म से जन्मजात गूंगे व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में गूंगा बेरा वो अलग बात है, ठीक है ना। बाद में कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में तंबाकू खाता है, तंबाकू से कैंसर हो जाता है ना, उससे भी वो तुतलाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं यवला की। यवला के बारे में बात करते हैं, कल लिखा हूं उसके बारे में, यवला के बारे में तो बात कर लेते हैं। ये भी मांसपेशियों का होता है और ये क्या करता है, जैसे आप देखते हो यहाँ से बेटा अपना मुख खोलोगे ना तो अपने मुख में इस तरह से देखना, इस तरह से ये भाग नजर आएगा आपको, थोड़ा सा मुख के अंदर थोड़ा सा भाग ऊपर से लटका हुआ हल्का सा नजर आएगा, हल्का सा लटका हुआ नजर आएगा, उसको बोलते हैं घंटी के जैसे टंटोगरी से होता है यवला, है ना। वो यवला क्या करता है, याद रखना कि रात को जब कोई व्यक्ति सोता है ना, तो आपको मैं मजाक कर देता हूँ थोड़ी सी, कि रात में जब कोई व्यक्ति सोता है तो वो जो घंटी है ना अंदर ऐसे लटकी हुई रहती है, आप पास में जाके देखना, वो घंटी टन टन उधर टकराती है, ऊपर टकराए नीचे टकराए ऊपर टकराए, इस तरह से वो क्या हो गया, इस तरह से वो जो घंटी है ना टकराती है, उसके टकराने से आवाज आती है और उस आवाज को हम क्या कहते हैं, उस आवाज को हम कहते हैं खर्राटे। ठीक है बेटा, उस आवाज को हम क्या कहते हैं, खराटे, जो टकराती है उसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम कल भी बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। और नोट्स जिनके बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, वैसे कोई बात नहीं है, मैंने लिखा भी है, दोबारा से वीडियो थोड़ा सा क्लिक करके देख लेना। लिख लेगा सबने, आज तो नहीं है प्रॉब्लम, बोलो। हाँ भाई, कल तो थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन आज तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आती है बेटा, क्योंकि आज क्या है, थोड़ा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो मेरे यहाँ कभी प्रॉब्लम नहीं आती है ना, ये सारे बच्चे जुड़ते हैं, नेटवर्क की इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डेली क्लास बेटा है ना, इसी टाइम पे होगी और इसी टाइम पे आप जुड़ जाया करो, इंतजार नहीं करना है, मैसेज भी कर दूंगा, वैसे मैं इस पे भी मैसेज आ जाएगा आपके ऑटोमेटिक, जैसे ही क्लास इधर से शुरू होगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो सभी को